नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम कोशिका के एक महत्वपूर्ण अंग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि पूरे आपके पास हमारे वीडियो पहुंच जाएं आसानी से। ठीक है। और हम पूरी तरह से बच्चों की हेल्प करने में लगे हुए हैं और उनकी तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं। उनका नाम है आपका, एक का नाम है आपका, क्या नाम है आपका, माइटो और प्लस कॉन्ड्रिया से मिलकर बना, कॉन्ड्रिया। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। कि कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। क्या ये दिखाई दे रहे हैं? क्या ये दिखाई दे रहे हैं? बता दीजिए, दिखाई दे रहे हैं? ये जो लिखा है दिखाई दे रहा है? ये जो लिखा है दिखाई दे रहा है? चलिए, बहुत अच्छा, बैठे रहो वहीं पर, अच्छे से बैठना, देखना। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, माइटो और कॉन्ड्रिया से। ठीक है। अब माइटो का अर्थ क्या होता है? धागा। माइटो का अर्थ होता है धागा, धागा। और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है, क्या होता है? संरचनाएं, कण की समान संरचनाएं, धागा। और यहाँ पर आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे? कॉन्ड्रिया का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? कण हो जाता है। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ हो जाएगा धागे नुमा संरचना। क्या हो जाएगा? धागे नुमा संरचना। इसको याद रखिएगा ये। ठीक है। पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ क्या हुआ? धागे नुमा संरचना। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले इसकी जो खोज हुई, तो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, कौन थे? कोलिकर थे। कोलिकर ने वैज्ञानिक ने खोज किया था 1880 में। 1880 में वैज्ञानिक कोलिकर थे, उन्होंने सबसे पहले इसको खोज किया। 1880 में एक वैज्ञानिक थे कोलिकर, और उन्होंने ही इसका खोज किया था। कोलिकर, कौन खोज किया था? कोलिकर। कब किया था? 1880 में। कहाँ किया था ये जानना जरूरी है। कहाँ किया था? उन्होंने किया था कीटों की रेखित पेशियों में। कीटों की रेखित पेशियों में खोजा था सबसे पहले कोलिकर वैज्ञानिक ये। ठीक है। सन 1880 में सबसे पहले वैज्ञानिक कोलिकर थे, उन्होंने कीटों की रेखित पेशियों में इसकी खोज किया था। उसके पश्चात एक वैज्ञानिक आए, फ्लेमिंग। जब ये खोज कर जब कोलिकर साहब इस माइटोकॉन्ड्रिया को खोज कर ले आए, तो उनका एक मित्र था, क्या नाम था उनका? आपका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था? फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने कहा कि भैया ये क्या, कोलिकर ने फ्लेमिंग से पूछा कि भैया फ्लेमिंग बताइए ये क्या है? तो फ्लेमिंग ने कहा तुम बेवकूफ़ हो। ये कोलिकर ने फ्लेमिंग ने कहा ये क्या है? तो फ्लेमिंग ने बताया कि ये है आपका फाइला। क्या है? फाइला इसका नाम दिया। फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया था फाइला। फ्लेमिंग क्या अच्छा स्पष्ट दिखाई दे रहा है? फ्लेमिंग ने इसे कहा था, क्या कहा था? फाइला कहा था। तब भी संतुष्ट नहीं हो कोलिकर साहब फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो उनका एक और दोस्त था, उसका नाम था, क्या नाम था? उनका नाम था, फ्लेमिंग के बाद आए एक आल्टमान आए। कौन है? आल्टमान आए थे, आल्टमान। तो आल्टमान भी होता है, आल्टमान से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भैया ये क्या है? बायोप्लास्ट है। तो उन्होंने बताया ये बायोप्लास्ट का नाम दिया था। कौन दिया था? आल्टमान ने। फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो लास्ट में एक बेंडा साहब आए। कौन है? बेंडा। अब इसको बंडा ना समझ लेना, ये बेंडा है, खाने वाला बंडा नहीं, इसको ध्यान रखना। खाने वाला बंडा नहीं है, बेंडा उनका नाम है, वैज्ञानिक का नाम। तो उन्होंने बताया कि अरे कोलिकर, ये बायोप्लास्ट फाइलों नहीं है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार से जो नाम हुआ इस संरचना का, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा। और बेंडा साहब ने कह दिया, उन्होंने क्यों कहा? कि उन्होंने देखा कि एक धागे जैसी कण के रूप में इनकी संरचनाएं होती, इसलिए उन्होंने कह दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रहा इनका इतना परिचय। अब एक बात आप जान लीजिए, जो भी पूर्व केंद्र की कोशिका है, और जो वयस्क स्तनी है, उनकी आरबीसी में ये नहीं मिलता। इसको ध्यान रखिएगा, पूर्व केंद्र की कोशिका में ये नहीं मिलता है। पूर्व केंद्र की कोशिका
और जो क्या होते हैं वयस्क स्तनियों के आरबीसी में इन दोनों में ये नहीं मिलता, इसको ध्यान रखना। यानी वयस्क जो भी स्तनी है उनका आरबीसी जो है उसमें यह माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता और ना ही पूर्व केंद्र की कोशिका में ये आपके मिलते हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक आ गए थे, उस वैज्ञानिक का नाम था, क्या नाम था उस वैज्ञानिक का नाम, कोई बता सकता? मीविस थे। क्या नाम था उनका? एक वैज्ञानिक आएगा मीविस। और इन्होंने जो मीविस थे, इन्होंने क्या खोजा? पादप माइटोकॉन्ड्रिया खोजा, लेकिन पौधों में खोजा। कहाँ खोजा? पौधों में, पादपों में इसकी खोज किया। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की इसकी खोज किया। कहाँ किया? पादपों में खोज किया। और उस पादप का नाम क्या था? निम्फिया। उस पादप का नाम क्या था? निम्फिया। क्या नाम था? निम्फिया। ये पौधा है, इस पौधे का नाम था निम्फिया। इस निम्फिया पौधे में एक वैज्ञानिक थे मीविस, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर डाला था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो आप बताएंगे वैज्ञानिक मीविस थे। किस पौधे में खोज किया, तो आप बता दीजिए उस पौधे का नाम क्या है? निम्फिया है। ठीक है। और एक वैज्ञानिक और आ गए, एक वैज्ञानिक नाम था क्या है? बारबर्ग। क्या नाम है? बारबर्ग। अब ये बर्गर न समझ लेना यहाँ पर भाई, ये बारबर्ग थे। बारबर्ग ने क्या बताया था कि जो ये आपके जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये श्वसन से संबंधित, इसमें श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। क्या होता है? श्वसन से संबंधित एंजाइम की पुष्टि की क्या इधर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एंजाइम की पुष्टि किया। कौन? वैज्ञानिक बारबर्ग थे। बारबर्ग ने कहा कि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। किसने कहा? बारबर्ग ने कहा। किसके बारे में कहा? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। उन्होंने ये कहा कि इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम आज अभी 250 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। ठीक है, बस 2-4 की कमी है, 250 पूरा करवा दीजिए। तो ये 1K का 1/4 भाग, K का यानी 1000 का 1/4 भाग हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, और आपको बताया गया कि जीवाणुओं में और नीलहरित शैवालों में नहीं पाया जाता है। जीवाणु और नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया में, नीलहरित शैवालों में नहीं पाया जाता है। ये इसके बारे में एक बात आई, नहीं पाया जाता है। तो इस लाइन को भी आप महत्वपूर्ण नोट कर लीजिएगा। अगर आ जाए कि क्या जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता, तो नहीं पाया जाता है। उसके बाद एक आपका आ गया, इनकी आकार के बारे में कुछ बता दिया जाता है। तो आकार के बारे में तो आप जानते हैं क्या था। आकार में किस प्रकार के होते हैं? छड़ के आकार के होते हैं, यानी छड़ाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं। क्या? दीर्घवृत्ताकार। यहाँ जो आपकी संख्या बनाएगी दीर्घवृत्ताकार ही बनाएगी पूरा इस प्रकार की। ठीक है। और इनकी लंबाई कितनी होती है? और इनकी जो लंबाई होती है वो लंबाई जो होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। कितनी होती है? 305 माइक्रोमीटर इनकी लंबाई होती है। और व्यास इसका होता है, व्यास 0.2 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। तो ये इनकी लंबाई हो गई और ये इनका व्यास हो गया। ये क्या हो गया? व्यास। यहाँ नोट कर लीजिए। तो लंबाई और व्यास को भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि इनका व्यास, रेयर केस में पूछता है, बहुत जल्दी पूछता नहीं है। तो आप इनको ध्यान रखिए कि लंबाई 305 माइक्रोमीटर और इसका व्यास कितना होता है? 0.2 से 2 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज और आता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक कोशिका में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। भाई कोशिका तो है ना, अब उस कोशिका में कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि एक कोशिका में, एक मतलब सिंगल सेल में,
एक कोशिका में लगभग 200 से 300 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। 300 संख्या में होते हैं, ये संख्या में होते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज आ गया, ठीक है। और इनकी संख्याओं को, इनकी जो इकट्ठा इनका ग्रुप है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो ग्रुप है उसको कहते हैं कोन्ड्रिओय। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोन्ड्रिओय। अरे रुक जाओ यार, अरे अच्छे से लिखते हैं हम, कोन्ड्रिओय। ये मतलब इनके ग्रुप को हम कोन्ड्रिओय कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन्ड्रिओय या कॉन्ड्रिओय कहते हैं, ठीक है। और पता है यकृत की जो कोशिकाएं हैं उसमें ज्यादा पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी लीवर की जो कोशिकाएं, याद आए भी यार, लीवर की कोशिकाओं में ये लगभग 500 संख्या में मिलते हैं। कितने संख्या में? 500 संख्या में मिलते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव है। देखिए ऑब्जेक्टिव आप तैयार करिए, अपने आप माइटोकॉन्ड्रिया तैयार हो जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं तैयार कर सकते हैं, इनके बारे में एक एक चीज पूछिए। ये बहुत ही कंपटीशन लेवल का हम पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यकृत की कोशिकाओं में लगभग ये 500 हो सकते हैं, जबकि ईस्ट की कोशिका में, ये इंपॉर्टेंट है यार, ईस्ट की कोशिका में लगभग 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 संख्या में होते हैं। 10 संख्या में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अब पूछता है इस समय, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। हो गया यहाँ तक? यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं मिटाने वाले हैं। रचना तो आप जानते हैं, दो परत की बनी हुई, और दोनों परतों के बीच जो गैपिंग है, यहाँ जैसे एक ये परत है, एक ये परत, इनके बीच जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है, इस गैपिंग की लंबाई 6 से 8 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? 6 से 8 नैनोमीटर होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं परतों के बीच जो गैप है, परतों के बीच जो जगह है, वो कितना है? परतों के बीच जगह 6 से 8 नैनोमीटर। 6 से 8 नैनोमीटर का होता है। कितना कम होता है? बहुत ही सूक्ष्म होता है। और इनका जो होता है ना, इनका जगह होता है, इसमें अंतर झिल्ली लगभग, जो ये वाली झिल्ली है ना, ये जो अंतर झिल्ली है, ये वाली, ये जो अंदर वाली झिल्ली है, ये 6 नैनोमीटर मोटी होती है। कितनी होती है? अंतर झिल्ली जो होती है, अंतर झिल्ली ये आपकी 6 नैनोमीटर मोटी होती है। अंतर झिल्ली 6 नैनोमीटर मोटी होती है, ठीक है। और इसमें साइटोक्रोम होता है। क्या होता है? साइटोक्रोम, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। और इस अंतर झिल्ली में साइटोक्रोम होता है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टी अभी हमने बताया कि नहीं बताया है? चलो, क्रिस्टी होता है। और ये क्रिस्टी जो अंगुली जैसी संरचना है ना, इसकी संरचना कैसी होती है? अंगुली जैसी। सब लिखिए, एक एक चीज लिखिए। अंगुली जैसी संरचना होती है। अंगुली जैसी संरचना को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये आपकी क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी में देखिए 3 चीज आपको मेन इंपॉर्टेंट है। हमने इसको अलग से बना दिया है। जो यहाँ पर ये गोल गोल संरचना बनी हुई है, इसको कहते हैं ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। तो यहाँ पर ये ऑक्सीसोम है। क्या यहाँ दिखाया गया? बिल्कुल यहाँ दिखाया गया ऑक्सीसोम। और ये ऑक्सीसोम जिस आधार से लगे रहते हैं उसको वृंत कहते हैं, और जहाँ से जुड़े रहते हैं उसको एफ0 यानी आधार। ये आपका वृंत हो गया, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, ये आपका ऑक्सीसोम हो गया, और ये आपका क्या हो गया? आधार। बस एक बात ध्यान रखिए, जो शीर्ष होता है ना, इसको हम F1 से शो करते हैं, और जहाँ पर ये जुड़ा रहता है वृंत, उसको हम F0 से शो करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज हो गया आपका। अब देखिए इसमें आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अभी जगह है, मैं थोड़ा सा और लिखाता हूँ नीचे भी, जगह पर्याप्त मात्रा में है। ओके, यहाँ भी मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लिखा रहा हूँ। अब देखिए एक बात और सुन लीजिए, जो अंतर झिल्ली होते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो आपको सफेद वाला ब्लैक व्हाइट पोर्शन है, ये आपका बाह्य कक्ष होता है। क्या होता है? अंतःकक्ष होता है।
और इसके अंतःकक्ष के अंदर क्या भरा होता है, जो भरा होता है उसको हम कहते हैं आधार द्रव्य। तो ये जो डॉट 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 दिखाए गए ये आधार द्रव्य होता है। क्या होता है, आधार द्रव्य भी इसमें भरा होता है, आधार द्रव्य। और इसमें देखिए इसमें डीएनए भी होता है। ये जो आपकी संरचना है ना, डीएनए दिखाया गया, ये इसमें डीएनए खुद का डीएनए होता है भैया, इसमें खुद का डीएनए इसमें होता है, स्वयं का डीएनए इसमें होता है। इस बात को ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें स्वयं का डीएनए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात की। अब इसके बाद देखिए कोशिकी, इसका जो कार्य होता है, या कि कोशिका का इसे माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या है। देखिए अब चूंकि यहाँ पर ऑक्सीसोम है तो ऑक्सीसोम के कार्य क्या होता है, जो एडीपी होता है ना, एडीपी क्या होता है, एडीपी, तो ये क्या करते हैं, एडीपी को कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में। और ये जो एडीपी का फुल फॉर्म होता है, इसका नाम है, याद रखिएगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बदलता है किसमें, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। ये इंपॉर्टेंट है, एडिनोसिन को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट चेंज होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही एटीपी के रूप में इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीसोम की तरह इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह ऊर्जा किसमें संचित हो जाती है, एटीपी में। और जब जरूरत पड़ती है कोशिकाओं को ऊर्जा, तो यह ऊर्जा की पूर्ति करवाती है। क्या करता है, यही ऊर्जा कोशिका को देता है। अब क्योंकि ऊर्जा देता है कोशिकाओं को, पूरे शरीर में कोशिका है तो सारी कोशिकाओं को ऊर्जा देती हैं, तो इसका मतलब है कि यह पावर हाउस है। क्या है, पावर हाउस। तो इसको कहते हैं पावर हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, इसको कहते हैं पावर हाउस, पावर हाउस, ऊर्जा का घर कहते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ऊर्जा प्रदान करता है कोशिकाओं को। ठीक है, अब यहीं पर तो केश चक्र होता है ना, कोशिकीय शोषण का जो केश चक्र होता है इसी के कारण होता है, यहीं पर संपन्न होता है। और एटीपी अणु संश्लेषित होते हैं, और फिर एटीपी अणु संश्लेषित होते हैं तो जो ऊर्जा इनको जरूरत पड़ती है कोशिकाओं को, तब ये उपलब्ध करवा देता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इतना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लोग इसको शेयर कीजिए, और क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम पर डे आपको जो वीडियो भेजेंगे आप तक पहुंच जाए। चलिए इसके बाद अगला वीडियो अगले टर्न पर, तब तक के लिए सबको जय हिंद जय भारत। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर है, इसलिए हमने स्पीड से पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए।